वेलकम बैक टू योर चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं एमकॉम फर्स्ट ईयर IBO 5 यूनिट नंबर 5 के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में भी इसके रिगार्डिंग बहुत बार क्वेश्चन आ चुके हैं। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। टेक्निक ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल। तो इन्वेंट्री कंट्रोल करने की टेक्निक क्या होती है, इन्वेंट्री को कंट्रोल क्यों किया जाता है और क्या क्या टेक्निक्स हम यूज कर सकते हैं इन्वेंट्री को कंट्रोल करने के लिए। देयर आर टू फंडामेंटल क्वेश्चन दैट अराइज इन इन्वेंट्री कंट्रोल। दीज आर व्हेन टू बाय एंड सेकंड क्वेश्चन है हाउ मच टू बाय एट वन टाइम। यानी कि दो क्वेश्चन अराइज होते हैं कि हमें किस टाइम पे ऑर्डर करना चाहिए। ठीक है, इन्वेंट्री के लिए ऑर्डर करना चाहिए, कब हमें इन्वेंट्री को बाय करना चाहिए। अच्छा, तो हमें टाइम तो पता चल गया, सपोज करो हमें पता चल गया कि हमें इस टाइम पे अपनी इन्वेंट्री को बाय करना चाहिए, कितने क्वांटिटी में हमने अपने इन्वेंट्री को बाय करना चाहिए, कितना स्टॉक हमारे पास होना चाहिए। हैंस इन्वेंट्री कंट्रोल स्टार्ट बाय फिक्सिंग द रीऑर्डर लेवल एंड रीऑर्डर क्वांटिटी फॉर ईच आइटम ऑफ इन्वेंट्री। इन्वेंट्री का मतलब क्या होता है, या तो हम बात करते हैं अपने जो भी रॉ मटेरियल की होती है। रॉ मटेरियल यानी कि जब हम गुड्स को मैन्युफैक्चर करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए। रॉ मटेरियल कहाँ से आएगा, सप्लायर से आएगा। तो हमारे पास क्या होना चाहिए, रॉ मटेरियल अवेलेबल होना चाहिए जब भी हम गुड्स को प्रोड्यूस करें। ठीक है, और सेकंड होता है हमारा इन्वेंट्री कंट्रोल में फिनिश गुड या सेमी फिनिश गुड। ये कहाँ से आएंगे, जब भी प्रोडक्शन होने के बाद या प्रोडक्शन के टाइम पे ये गुड्स आएंगे, ताकि जब भी हमारा कंज्यूमर, जो भी हमारा कस्टमर हमसे डिमांड करे गुड्स की, तो हमारे पास अवेलेबल हो और हम उसको टाइमली गुड्स अवेलेबल करा सके, अच्छी से अच्छी सर्विसेज हम अपने कस्टमर को प्रोवाइड कर सके। तो इसलिए हमें ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कब हमें क्या करना है, इन्वेंट्री को बाय ऑर्डर करना है और कितनी क्वांटिटी में ऑर्डर करना है। क्या जो हमारे पास रॉ मटेरियल हमारे वेयर हाउसेज में रखा हुआ है एज अ स्टॉक, क्या वो हमेशा के लिए चलता रहेगा, हमें कभी ना कभी तो उसको ऑर्डर करना पड़ेगा, फिर से रिफिल करना पड़ेगा अपने ऑर्डर को, अपने स्टॉक को। तो कब और कितना करना है, तो इसके दो मेथड है। व्हेन टू बाय का कंसेप्ट आता है रीऑर्डर लेवल की, हमें कब जो है वो बाय करना है, तो ये आता है हमारे रीऑर्डर लेवल में। कितनी क्वांटिटी में हमें बाय करना है, तो इसका कंसेप्ट है रीऑर्डर क्वांटिटी, कि जब भी हम गुड्स को रीऑर्डर करेंगे तो कितनी क्वांटिटी में हमें गुड्स को ऑर्डर करना है। तो टेक्निक में हम दो ही मेन चीज़ें पढ़ेंगे, रीऑर्डर लेवल के बारे में और रीऑर्डर क्वांटिटी के बारे में। और इसके अंदर हम पढ़ेंगे कि परपेचुअल सक्सेशन क्या होता है और पीरियोडिक इन्वेंट्री क्या होती है। तो ये दोनों क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसपे भी क्वेश्चन आए तो ध्यान से समझिएगा। इसके अंदर ही आएंगे पीरियोडिक्स और परपेचुअल वाला कंसेप्ट। सबसे पहले हम जान लेते हैं रीऑर्डर लेवल होता क्या है। द बेसिक अप्रोच ऑफ ऑल इन्वेंट्री कंट्रोल मेथड इज टू एस्टैब्लिश अ प्रॉपर रीऑर्डर लेवल which when reached would indicate that the stock need replenishment. This level usually represent the maximum possible consumption during the lead time plus the safety margin. The formula normally used to arrive at this level is मैक्सिमम कंजम्पशन रेट इनटू मैक्सिमम लीड टाइम प्लस सेफ्टी मार्जिन। यानी कि सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अपने कि रीऑर्डर लेवल होता क्या है, कि किस लेवल पे आके हमें गुड्स को रीऑर्डर करना है। सपोज करो एक एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं। हमारा जो स्टॉक था अप्रैल में, 1 अप्रैल को हमारा स्टॉक जो था वो कितना था, 10,000 क्वांटिटी, 10,000 यूनिट का स्टॉक था। चाहे वो आप रॉ मटेरियल को समझो या फिर फिनिश गुड को समझ सकते हो। तो हमारा जो क्वांटिटी थी वो 10,000 थी। अब वो धीरे धीरे करते करते वो कितनी हो गई, कम आ गई। अब वो 10,000 यूनिट सेल आउट हो गई, हमारी 1,000 यूनिट बच गई। अब हमें क्या करना होगा, फिर से ऑर्डर करना होगा, क्योंकि हमने मिनिमम कंजम्पशन लेवल सेट कर दिया कि जब हमारी यूनिट 1,000 यूनिट रह जाएगी तो हम अपना फिर से ऑर्डर क्या करेंगे, देंगे। एग्जाम्पल के तौर पे था रीऑर्डर लेवल में, यानी कि हमें कितना जो है वो कब रीऑर्डर करना है, किस लेवल पे करना है। इसमें 3 कंसेप्ट आते हैं कि उस पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में हम कितना गुड्स कंज्यूम कर रहे हैं, कितने आउटपुट को, कितने रॉ मटेरियल को कंज्यूम करते हैं, उसके अकॉर्डिंग गुड्स को जो है वो ऑर्डर किया जाता है। साथ ही साथ हमें ये देखना होता है कि जो भी हम लीड टाइम के बारे में, लीड टाइम का मतलब क्या, सपोज करो आज हमने ऑर्डर दिया तो ज़रूरी तो नहीं है ना कि वो ऑर्डर आज की आज हमें मिल जाएगा। हो सकता है 3 दिन लग जाए, 4 दिन लग जाए, कितना भी टाइम लग सकता है उस ऑर्डर को मिलने में। तो जब तक वो ऑर्डर हमारे पास नहीं आता, हमें कस्टमर की डिमांड को फुलफिल करना है या फिर हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो हमें अपनी प्रोडक्शन तो रोक नहीं सकते, उसके लिए भी हमें रॉ मटेरियल चाहिए। तो इतना एक्स्ट्रा मंगा लिया जाए कि जब भी हम रीऑर्डर करें, ठीक है, गुड्स को रीऑर्डर करें, तो उस समय पे अगर मान लो लीड टाइम ज़्यादा हो जाता है तो हाँ, उस समय हम अपने गुड्स को यूज़ कर सके। प्लस सेफ्टी मार्जिन। सेफ्टी मार्जिन का मतलब है कि सप्लायर की वजह से या किसी भी रीज़न की वजह से जो है हमारे पास गुड खत्म हो गया। सपोज करो हमारी डिमांड एकदम से बढ़ गई है, इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की डिमांड जो है वो एकदम से बढ़ गई, तो हमें उस डिमांड को भी क्या करना है, फुलफिल करना है। तो इतना स्टॉक एक्स्ट्रा मंगाना होता है, इतना इन्वेंट्री हमारे पास एक्स्ट्रा होती है कि हम लीड टाइम को भी वो क्या
कर सके और सेफ्टी मार्जिन भी अपना रख सके। सेफ्टी मार्जिन ये है कि सपोज एकदम डिमांड बढ़ रही है तो हम अपने कस्टमर की डिमांड को फुलफिल कर सके, हमारे पास स्टॉक होना चाहिए। या फिर हमने ऑर्डर किया, सप्लायर के पास से अभी सामान नहीं आया, किसी भी रीज़न की वजह से नहीं आया, तो अभी हमें क्या वो जो हमारी इन्वेंट्री है उसी को यूज़ करना पड़ेगा। तो ये फॉर्मूला होता है कि मैक्सिमम कंजम्पशन रेट क्या है। सपोज करो हम इतने टाइम से काम कर रहे हैं, कंज्यूमर एक बिजनेसमैन, तो उसको ये पता होगा कि एक मंथ में जो है इतना मेरा गुड जो है वो कंज्यूम कर लिया जाता है, सीजनल वाइज और नॉन सीजनल वाइज। ठीक है, प्लस इंटू में मैक्सिमम लीड टाइम प्लस सेफ्टी मार्जिन, ये था हमारे रीऑर्डर का फॉर्मूला। उसके बाद आता है द मेथड ऑफ डिटरमाइनिंग दिस लेवल शुड बी अप्रोप्रिएट फॉर ईच आइटम, एंश्योर दैट एट द रीऑर्डर लेवल देयर विल बी सफिशिएंट स्टॉक टू मेंटेन प्रोडक्शन और सेल अंटिल द रिप्लेनिशमेंट अराइव। ये मैंने आपको बात बताई है अभी। It is the adjustment of this important level to suit demand that will determine whether the inventory control system is effective or not. However, there are fluctuation in consumption demand and in most cases such fluctuation cannot be periodically accurate, क्योंकि जो डिमांड है उसको हम क्या नहीं कर सकते, एक्चुअली में एक्यूरेट नहीं कर सकते कि फ्यूचर में आने वाले समय में, फ्यूचर में जो हमारे प्रोडक्ट की या हमारे गुड्स की डिमांड है वो कितनी होगी। ठीक है, इन प्रैक्टिस देर आर द रिप्लेनिशमेंट प्रोसीजर यूजली टेक्स द फॉलोइंग टू अप्रोच, यानी दो अप्रोच का हम यूज़ करते हैं इस केस में। ठीक है, वो दो केस क्या है, परपेचुअल रिव्यू सिस्टम जिसको हम पी सिस्टम के नाम से जानते हैं, और सेकंड है हमारा पीरियोडिक रिव्यू सिस्टम जिसको हम क्यू सिस्टम के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पेपर में बहुत बार पूछा गया है कि परपेचुअल सिस्टम क्या होता है और रिव्यू पीरियोडिक सिस्टम क्या होता है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं, व्हेन द स्टॉक लेवल रीचेज द प्री डिटरमाइंड रीऑर्डर लेवल, अ रिव्यू इज मेड ऑफ द रिक्वायरमेंट एंड अ फिक्स क्वांटिटी इट इज ऑर्डर। However, the date on which the reorder level is reached will vary from month to month. It may be say 1st of January, 10th of February, 9th March and so on. This system is called the perpetual review system. तो perpetual review system के अंदर क्या होता है, जब भी हम गुड्स को रीऑर्डर करेंगे तो क्वांटिटी फिक्स रहती है, लेकिन जो डेट है वो क्या होती रहती है, चेंज होती है। ऐसा नहीं है कि अगर हमने अप्रैल में 1st को मंगाया है, 1st ऑफ अप्रैल को गुड्स जो है वो रीऑर्डर करे थे, तो नेक्स्ट मंथ भी हम 1st ऑफ मई को गुड्स ऑर्डर करेंगे, ऐसा नहीं है। इसमें क्या होता है, इसमें टाइम फिक्स नहीं होता, इसमें फिक्स क्वांटिटी होती है परपेचुअल रिव्यू सिस्टम में। सेकेंड मेथड है हमारा, इन द सेकेंड मेथड द रिव्यू इज मेड ऑन अ पर्टिकुलर डेट। एक पर्टिकुलर डेट पे जो है वो रिव्यू किया जाता है, यानी कि 1st ऑफ एवरी मंथ। At that point, one calculate the consumption rate, demand and stock level and orders the quantity that is required to make the stock reach in maximum level on the date of replenishment. This is called the periodic review system. Periodic review system के अंदर क्या होता है, जब हमारी डेट फिक्स होती है कि हाँ हर महीने एवरी मंथ हमें इस पर्टिकुलर डेट को ही अपने गुड्स को क्या करना होता है, ऑर्डर करना होता है, लेकिन इसमें क्वांटिटी हमारी फिक्स नहीं होती। The difference in the two system is that in the first the time interval between the order will vary and the order quantity is constant। यानी कि दोनों सिस्टम में क्या डिफरेंस है। अगर हम फर्स्ट सिस्टम की बात करें परपेचुअल रिव्यू सिस्टम की, तो उस सिस्टम में क्या होता है कि हमारा जो टाइम इंटरवल होता है वो वेरी करता रहता है, वो फिक्स नहीं होता, लेकिन हमारी क्वांटिटी जो होती है उस पीरियड में फिक्स होती है। जब हम पीरियोडिक रिव्यू सिस्टम की बात करें, एज पीरियड नोट किया जा रहा है कि यहाँ पे पीरियड जो है, टाइम इंटरवल जो है वो क्या है, फिक्स है, लेकिन क्वांटिटी हमारी वेरी कर रही है। लेट अस नाउ एग्जामिन द डिटेल ऑफ टू सिस्टम। इन दोनों सिस्टम को ही हम क्या कर रहे हैं, डिटेल में अब जानने की कोशिश करेंगे कि परपेचुअल रिव्यू सिस्टम क्या होता है और पीरियोडिक रिव्यू सिस्टम क्या होता है। सबसे पहले देखते हैं परपेचुअल रिव्यू सिस्टम को। दिस सिस्टम इज ऑल्सो नोन एज फिक्स ऑर्डर साइज सिस्टम, रीऑर्डर लेवल सिस्टम, टू बिन सिस्टम और कॉन्स्टेंट साइकिल सिस्टम। तो इसको डिफरेंट डिफरेंट नाम से बुलाया जाता है। अंडर दिस सिस्टम व्हेन द स्टॉक लेवल रीचेज द रीऑर्डर पॉइंट, अ फ्रेश ऑर्डर फॉर अ प्रीफिक्स क्वांटिटी इज placed which is determined as follow: maximum level minus reorder level plus lead time consumption। यानी कि जब हमारा स्टॉक क्या होने लगता है, ख़त्म होने लगता है, तो हम गुड्स को ऑर्डर करते हैं। तो गुड्स को ऑर्डर करते समय हमारा जो क्वांटिटी होती है, वो क्या रहती है, फिक्स रहती है कि हाँ हमें इतनी फिक्स क्वांटिटी को ही ऑर्डर करना है, लेकिन जो टाइम पीरियड है वो क्या करता रहता है, वेरी करता रहता है। तो इस सिस्टम की कुछ लिमिटेशंस भी है, क्योंकि इसमें टाइम जो है वो वेरी कर रहा है लेकिन क्वांटिटी फिक्स है। तो क्या लिमिटेशन इसकी हो सकती है, इट मे दिस सिस्टम सफर फ्रॉम द फॉलोइंग लिमिटेशन। इन मैनी केसेस परचेजेस आर मेड फॉर अ ग्रुप ऑफ आइटम्स एंड इट इज यूजुअली टू स्टिपुलेट अ मिनिमम ऑर्डर साइज।
यानी कि हमें क्या होता है, क्वांटिटी फिक्स है, ठीक है, हम एक चीज़ को तो ऑर्डर करते नहीं है, हम बहुत सारे आइटम्स को क्या करेंगे, ऑर्डर करेंगे, ठीक है। इस सिस्टम के अंदर क्या होता है, अंडर दिस सिस्टम इट विल नॉट बी पॉसिबल टू मीट द मिनिमम ऑर्डर रिस्ट्रिक्शन फॉर अ ग्रुप ऑफ आइटम्स एज द रीऑर्डर क्वांटिटी फॉर इंडिविजुअल आइटम इज कांस्टेंट। यानी कि इसमें कहा गया है कि जैसे कि हमने कहा कि क्वांटिटी फिक्स है, सपोज करो हमारी जो गुड्स है उसकी जो डिमांड थी नहीं, लेकिन उसका हमारे पास स्टॉक पड़ा हुआ है अभी भी, तो उसकी फिर से स्टॉक को रिफ़िल करने से कोई फ़ायदा है नहीं, क्योंकि हमारे 10,000 यूनिट थी, जिसमें से हमारी जो है 5,000 यूनिट तो सोल्ड आउट हो गई है और 5,000 अभी रहती है, क्योंकि उस प्रोडक्ट की डिमांड कम है, तो उसका स्टॉक रखने से कोई फ़ायदा नहीं है। अगर स्टॉक ज़्यादा होगा तो वेयर हाउसिंग की कॉस्ट भी ज़्यादा आएगी और उस गुड्स को लाने में हमारी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी क्या होगी, ज़्यादा आएगी। तो एक मेन लिमिटेशन ये है कि फिक्स क्वांटिटी है, हो सकता है हमें ज़रूरत हो सकता है हमें उस प्रोडक्ट की ज़्यादा ज़रूरत ना हो, तो ये क्या होएगा, टाइम भी वेस्ट हो रहा है, क्वांटिटी भी ज़्यादा आ रही है, तो अगर ज़्यादा यूज़ नहीं होगी तो क्वांटिटी इन्वेंट्री भी ख़राब होएगी, ज़्यादा वेयर हाउसिंग कॉस्ट भी आएगी, उस इन्वेंट्री को स्टोर करके रखने की ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी आएगी, तो ये एक बहुत बड़ी लिमिटेशंस है। द सिस्टम विल बी इंसेंसिटिव टू चेंज इन डिमांड एंड मे रिजल्ट इन एन इंक्रीज इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ फ्री ऑर्डरिंग। यानी कि इस सिस्टम में हमने जैसे कि कहा टाइम फिक्स नहीं है, हम जब चाहें अपने गुड्स को ऑर्डर कर सकते हैं जब हमारे गुड्स ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कहा कि हम एक फिक्स क्वांटिटी ही ऑर्डर करते हैं। सपोज करो सीज़न है, सीज़न में हो सकता है कि जो डिमांड है उस प्रोडक्ट की वो बढ़ने वाली हो, इंक्रीज़ होने वाली हो। हम आइसक्रीम की बात ले लेते हैं, तो विंटर सीज़न में आइसक्रीम की डिमांड इतनी नहीं होती एज़ कम्पेयर टू समर सीज़न। तो अगर हम फिक्स क्वांटिटी को ऑर्डर करेंगे विंटर सीज़न में भी और समर सीज़न में भी, तो क्या होगा, विंटर सीज़न में तो चीज़ें हो सकता है ख़राब हो जाए, ठीक है, यानी कि उसकी डिमांड नहीं है। लेकिन समर सीज़न की अगर हम बात करें तो समर सीज़न में क्या हम बार बार उस स्टॉक को रिफ़िल करेंगे, बार बार हम उस क्वांटिटी को रीऑर्डर करेंगे, उस प्रोडक्ट को रीऑर्डर करेंगे, तो इसमें क्या है कि हमारी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा आने के चांसेस हैं। तो ये भी एक बहुत ज़्यादा बड़ी लिमिटेशन है इस A constant review of inventory level of all items which is necessitated and therefore it is absolutely necessary that store records are always up to date। क्योंकि यहाँ पे टाइम पीरियड फिक्स नहीं है, क्वांटिटी फिक्स है, तो हमें हर चीज़ पे, हर एक प्रोडक्ट पे ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन सा जो सामान है वो कब ख़त्म हो गया। जब भी ख़त्म होए हमें उसी समय पे क्या करना होगा, रीऑर्डर करना होगा, ताकि हम अपने कस्टमर की डिमांड को फुलफिल कर सकें। तो ये कुछ थी 3 लिमिटेशन। आई होप कि आपको ये समझ आ गई हो। उसके बाद हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, जो है हमारा पीरियोडिक रिव्यू सिस्टम, जिसको हम क्यू सिस्टम के भी नाम से जानते हैं। दिस सिस्टम इज ऑल्सो नोन एज फिक्स इंटरवल ऑर्डर सिस्टम, फिक्स टाइम सिस्टम एक्सेट्रा। अंडर दिस सिस्टम द इंटरवल बिटवीन द टू ऑर्डर इज फिक्स। यानी कि जो टाइम पीरियड होता है दो ऑर्डर के बीच में वो फिक्स होता है, लेकिन जो क्वांटिटी होती है वो क्या करती है, वेरी करती है। बट द साइज ऑफ द ऑर्डर विल वेरी एज पर द एक्चुअल रिक्वायरमेंट। जितनी हमें रिक्वायरमेंट लगता है कि नेक्स्ट मंथ में होने वाली है, उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, गुड्स को ऑर्डर कर लेते हैं। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हम फाइनल गुड्स की बात नहीं करते हैं इन्वेंट्री कंट्रोल के बारे में, ना ही हम फाइनल गुड्स की बात करते हैं, ना ही हम सेमी गुड्स की बात करते हैं, हम ओवरऑल इन्वेंट्री की बात करते हैं, चाहे वो प्रोडक्शन के बाद के गुड्स हो या प्रोडक्शन से पहले हमें रॉ मटेरियल की ज़रूरत होती है। तो उन सारे गुड्स को मिला के हम इन्वेंट्री कंट्रोल की बात करते हैं। यानी कि जो रॉ मटेरियल होता है उसकी भी हमें रिक्वायरमेंट होती है प्रोडक्शन करने के लिए, उसका भी तो स्टॉक होना चाहिए ना। और अगर हम बात करते हैं प्रोडक्शन के बाद जो फाइनल गुड्स होते हैं, सेमी फिनिश गुड्स होते हैं, उनका भी स्टॉक रखा जाता है ताकि कस्टमर्स की डिमांड को फुलफिल किया जाए। और रॉ मटेरियल का यूज़ इसलिए किया जाता है ताकि हमारी जो प्रोडक्शन है उसमें कोई रुकावट ना आए, कोई हिंड्रेंसेस ना आए। जब प्रोडक्शन ही रुक जाएगी तो फाइनल गुड्स कहाँ से बनेंगे और किस तरीके से जो कस्टमर है उसकी डिमांड को फुलफिल किया जाएगा। तो यहाँ पे बेसिकली यही कहा गया है, पीरियोडिक रिव्यू सिस्टम में टाइम फिक्स होता है, लेकिन क्वांटिटी जो होती है वो वेरी करती है। जिस तरीके से रिक्वायरमेंट होगी उसी तरीके से इन्वेंट्री को ऑर्डर किया जाएगा। द ऑपरेटिंग प्रोसीजर कंसिस्ट ऑफ रिव्यूइंग द इन्वेंट्री पोजीशन रेगुलरली एट फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम। इफ एट एनी पर्टिकुलर रिव्यू द स्टॉक लेवल इज से एज देन द ऑर्डर क्वांटिटी आर इज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग फॉर्मूला। तो इसका फॉर्मूला क्या है, किस तरीके से हम इसको जानते हैं, यानी कि एवरेज कंजम्पशन ड्यूरिंग रिव्यू पीरियड। जब भी हमने रिव्यू किया तो उस पीरियड के दौरान कितनी एवरेज कंजम्पशन हुई, ठीक है, प्लस लीड टाइम कंजम्पशन। लीड टाइम कंजम्पशन का मतलब सपोज करो हमें उस इन्वेंट्री को उस समय भी कंज्यूम करना है जब हमने ऑर्डर दिया हुआ है। यानी कि ज़रूरी नहीं है कि हमने ऑर्डर दे दिया और आज ही गुड्स आ गया, तो ऑर्डर करने के बाद भी टाइम लग सकता है। जब तक हमारा ऑर्डर ना आ जाए
तो भी हमें कस्टमर की डिमांड को पूरा करना है, तभी हमें उस रॉ मटेरियल का यूज़ करना है ताकि प्रोडक्शन कर सके। तो इतना एक्स्ट्रा हमारे पास इन्वेंट्री होनी चाहिए ताकि कोई रुकावट ना आए। तो कुछ इस कंसेप्ट की लिमिटेशंस भी है, वो लिमिटेशंस हम देख लेते हैं। इन्वेंट्री कॉस्ट आर नॉट एक्सप्लिसिट कंसिडर्ड इन दिस सिस्टम, यानी कि जो एक्सप्लिसिट कॉस्ट होती है उसको कंसिडर नहीं किया जा रहा है इस सिस्टम के अंदर। एक्सप्लिसिट कॉस्ट क्या हो गई, और बाकी सारी बाहर की कॉस्ट यानी कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी आती है, वेयर हाउसिंग कॉस्ट भी आती है, और मैनी मोर कॉस्ट आती है, स्पेयर स्टोर्स की कॉस्ट। तो ये सारी कॉस्ट जो है वो एक्सप्लिसिट कॉस्ट का पार्ट है। इट इज़ ऑफ्टन नॉट पॉसिबल टू मीट द मिनिमम और पैकेज क्वांटिटी रिस्ट्रिक्शन। This system will react quickly to most recent consumption which may be random occurrence and may not be representative at all, यानी कि उस पर क्विकली ध्यान दिया जाता है जो कि रिसेंटली कंज्यूम किए जा रहे हैं रैंडम कंजम्पशन पे। ठीक है। फ्रीक्वेंट रीऑर्डरिंग फॉर स्मॉल क्वांटिटीज कैन नॉट बी अवॉइडेड व्हेन ऑपरेटिंग दिस सिस्टम, यानी कि सपोज करो हमारा स्टॉक खत्म हो गया तो उसके लिए फ्रिक्वेंटली क्या ऑर्डर किया जाएगा स्मॉल क्वांटिटी। तो ये भी एक क्या है, लिमिटेशन है इस सिस्टम में। बेसिकली हमें यही लिख के आना है क्वेश्चन में, अगर क्वेश्चन आए कि पीरियोडिक रिव्यू सिस्टम होता है क्या है। पीरियोडिक रिव्यू सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर हमारा जो टाइम पीरियड है ऑर्डर करने का वो फिक्स होता है, लेकिन जो क्वांटिटी होती है इस सिस्टम के अंदर वेरी करती रहती है। परपेचुअल रिव्यू सिस्टम को कब यूज़ किया जाता है और पीरियोडिक रिव्यू सिस्टम को कब यूज़ किया जाता है, ये हम समझेंगे सिलेक्टिव इन्वेंट्री कंट्रोल के सिस्टम से। यानी कि एक टॉपिक है सिलेक्टिव इन्वेंट्री कंट्रोल क्या होता है, वहाँ पे हम और अच्छे से समझ पाएंगे एक एग्जांपल के थ्रू कि कहाँ पे हमें पीरियोडिक रिव्यू सिस्टम का यूज़ करना है और कहाँ पे परपेचुअल रिव्यू सिस्टम का यूज़ करना है ABC एनालिसिस के थ्रू। द परपेचुअल रिव्यू सिस्टम मोर सूटेबल फॉर C एंड लो वैल्यू B आइटम, यानी कि 3 तरीके की आइटम होती है, A आइटम, B आइटम और C आइटम। A आइटम वो होती है जब गुड्स की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, यानी कि जब उसकी डिमांड क्या होती है बहुत ज़्यादा होती है। बी वैल्यू गुड्स क्या होते हैं जिसकी जो वैल्यू है वो क्या होती है मिनिमम रहती है। और सी क्या होते हैं, सी वाले गुड्स ऐसे होते हैं जिनका स्टॉक तो हमारे पास बहुत ज़्यादा है, वैल्यू कम है, यानी कि वैल्यू कम है इसलिए हमने उनका ज़्यादा स्टॉक रखा हुआ है। या फिर इसको हम और अच्छे से समझेंगे ABC एनालिसिस के थ्रू। ठीक है। द टाइम फॉर रिप्लेनिशमेंट इज चूजन purely from the point of view of the administrative convenience. It may be once a week, fortnight, 1 month or 3 months as the case may be. It depends on the number of order to be placed per annum as given by the economic order quantity formula. If the consumption is fairly steady throughout the year, in most cases consumption rate will vary. In such a case, the quantity to be ordered on each occasion will be adequate to replenish to the predetermined maximum level or meet the production requirement during the next time interval or both। यानी कि यहाँ पे जो भी हम गुड्स को रिफिल करते हैं, रीऑर्डर करते हैं, वो किस बेसिस पे करते हैं, या तो हम वीकली बेसिस पे करते हैं या रातों रात करते हैं, या फिर मंथली वाइज करते हैं, या 3 मंथ में करते हैं, क्वार्टरली करते हैं। तो ये वेरी करता रहता है, यानी कि जो हमारी कंजम्पशन होती है गुड्स की वो भी वेरी करती है, या तो स्ट्रिक्टली सेम कंजम्पशन हो रही है थ्रू आउट द ईयर, या फिर जो हमारे कंजम्पशन लेवल है वो वेरी करता है टाइम टू टाइम बेसिस पे। तो हम किस तरीके से देखेंगे कि ईयरली हमें कितने ऑर्डर मंगवाने। EOQ यानी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का एक फॉर्मूला है जिसको यूज़ करके हम क्या करते हैं, ये पता करते हैं कि हमें कितने ऑर्डर 1 साल के अंदर करने हैं। ठीक है। ये था हमारा रीऑर्डर लेवल के बारे में कि किस टाइम पे हमें गुड्स को रीऑर्डर करना है। अब हम बात करते हैं रीऑर्डर क्वांटिटी के बारे में कि कितनी क्वांटिटी हमें रीऑर्डर करनी है। एक्चुअली हमने पीरियडिक सिस्टम और परपेचुअल सिस्टम में जाना है, लेकिन सेपरेटली हम देखते हैं कि रीऑर्डर क्वांटिटी होता क्या है। वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव टेक्निक फॉर डिटरमाइनिंग द रीऑर्डर क्वांटिटी इज कॉल्ड EOQ, यानी कि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का एक बहुत ही अच्छा फॉर्मूला है जिसका यूज़ करके हम ये देखते हैं कि कितनी क्वांटिटी हमें थ्रू आउट द ईयर मंगानी पड़ेगी। द बेसिक ऑब्जेक्टिव इज टू इकोनॉमी ऑन द टोटल कॉस्ट ऑफ परचेजिंग एंड मेंटेनिंग द इन्वेंट्री, यानी कि जब भी हम गुड्स को मंगाते हैं तो उसमें क्या आती है, टोटल कॉस्ट आती है उसको परचेज करने की, और मेंटेनेंस कॉस्ट आती है। द डिटेल ऑफ दिस कॉस्ट आर, इसको हम अच्छे से और डिटेल में जान लेते हैं कि परचेजिंग कॉस्ट क्या होती है, फिर प्रोक्योरमेंट कॉस्ट होती क्या है। दिस इज द कॉस्ट इंकर बाय द परचेज डिपार्टमेंट इन मेकिंग परचेज, यानी कि जब भी परचेज डिपार्टमेंट गुड्स को परचेज कर रहा है तो उस समय इसको कॉस्ट ये पे करनी पड़ती है। एक एग्जांपल के थ्रू और अच्छे से समझ लेते हैं कि एक्चुअल में ये होता क्या है, परचेजिंग कॉस्ट या प्रोक्योरमेंट कॉस्ट होती क्या है। इस टाइम ऑफ परचेज ऑर्डर इज इशूड, क्लरिकल कॉस्ट आर इन्वॉल्व इन कॉलिंग फॉर क्वाटेशन,
sanitizing the quotation, deciding the supplier on whom the order should be placed, issuing the purchase order, follow-up, etc. Then there are cost of inspections and cost of receiving the material, clerical cost incurred by the account department like making payment to the supplier, etc. तो बहुत सारी कॉस्ट आती है, जैसे कि हमने परचेज ऑर्डर दिया तो ज़रूरी तो नहीं है कि हम एक ही सप्लायर से खरीदेंगे, हम अलग अलग सप्लायर्स की क्वाटेशन को चेकआउट करेंगे, ठीक है, स्क्रूनिटाइज करेंगे, जिसका भी हमें क्वाटेशन अच्छा लगेगा हम उसी के क्वाटेशन को सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद उस परचेज़र से, उस सप्लायर से हम क्या करेंगे, नेगोशिएट करेंगे, हो सकता है कि और उससे जो प्राइस दिया हुआ है उससे और कम प्राइस में हमें वो प्रोवाइड कर दे गुड्स को, तो हम क्या करते हैं, हो सकता है नेगोशिएशन करना तो ज़रूर किया जाएगा, ठीक है। तो ये सारे प्रोसीजर होते हैं जो परचेज डिपार्टमेंट फॉलो अप करता है एक गुड्स को, रॉ मटेरियल को परचेज करने से पहले। इसको करने में भी उसकी कुछ ना कुछ कॉस्ट आती है जिसको हम बोलते हैं परचेज कॉस्ट और प्रोक्योरमेंट कॉस्ट। जब भी गुड्स को परचेज किया जाता है तो उसकी पेमेंट भी की जाती है, तो ये भी परचेजिंग कॉस्ट का ही पार्ट है। द सम टोटल ऑफ ऑल दिस कॉस्ट इज कॉल्ड द परचेजिंग कॉस्ट, यानी कि इन सारी कॉस्ट जितनी भी आती है और गुड्स को ऑर्डर करने में, ठीक है, परचेज ऑर्डर करने में जितनी कॉस्ट आती है उन सब का टोटल हम बोलते हैं परचेजिंग कॉस्ट। Purchasing cost incurred during a year divided by the number of order issue will give the cost per order, यानी कि जो परचेजिंग कॉस्ट है, यानी कि जो टोटल कॉस्ट आई है हमारी, तो ये क्या होता है, किस तरीके से इसको कैलकुलेट किया जाता है। द परचेजिंग कॉस्ट इंकर्ड ड्यूरिंग अ ईयर, एक साल में जितनी भी परचेजिंग कॉस्ट आई है उसको हम डिवाइड कर देंगे जितने भी हमने ऑर्डर किए हैं। टोटल परचेजिंग कॉस्ट को हम डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ ऑर्डर्स, तो हमारी जो है पर ऑर्डर कॉस्ट निकल के आ जाएगी कि एक ऑर्डर करने पे हमारी परचेजिंग कॉस्ट कितनी आई है। सेकंड हमारा था इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट। इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट क्या होता है, द वेरियस कॉस्ट आर इंकर्ड टू मेंटेन इन्वेंट्री आर, जब भी हम इन्वेंट्री को मेंटेन करते हैं तो उसमें बहुत सारी कॉस्ट आती है, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन द मनी लॉक्ड अप इन इन्वेंट्री, यानी कि जब भी हम इन्वेंट्री को खरीदते हैं, बाय करते हैं, चाहे रॉ मटेरियल खरीदे या फिर स्टॉक खरीदे, तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, कुछ ना कुछ पैसा लगाना पड़ता है, ठीक है। इन्वेंट्री को परचेज करने में कुछ पैसा लगाया जाता है, कुछ फंड लगाया जाता है, तो वो हमारा जो फंड है वो क्या हो जाता है, जो अमाउंट है वो ब्लॉक हो जाता है, ठीक है। अगर हम वो पैसा उस इन्वेंट्री में ना लगा के कहीं पे बैंक वगैरह में डाल देते तो वहाँ से हमें क्या मिलता है, इंटरेस्ट मिलता, तो वो जो हमारा इंटरेस्ट है वो क्या हो गया, ब्लॉक हो गया। इंटरेस्ट ऑन द मनी लॉक्ड अप इन इन्वेंट्रीज, टैक्स पेबल, इंश्योरेंस, ऑब्सिलेंस, श्रिंकेज, इवेपोरेशन, डिट्रोशन और स्पॉइलेज, रेंटल, लेबर कॉस्ट एंड ओवरहेड्स। तो ये सारी कुछ कॉस्ट थी जिसको हम बोलते हैं इन्वेंट्री को कैरिंग कॉस्ट, जो कि हमारी अगर होती है जब भी हम इन्वेंट्री को स्टॉक में रखते हैं। ऑल दिस constitute inventory carrying cost and are usually expressed as a percentage of the total value of the inventory held. This can be as high as 25 to 30% under today's condition. The economic order quantity is that quantity at which the cost of procuring the annual requirement of an item and the cost of carrying the inventory are equal. Thus, that is the quantity where the total of the two cost will be lowest, यानी कि इसको हम अच्छे से समझेंगे एक एग्जांपल, एक चार्ट के थ्रू, कि जहाँ पे हमारी दो कॉस्ट क्या होंगी, आपस में इक्वल होंगी, ठीक है। जहाँ पे हमारी दो कॉस्ट आपस में इक्वल होंगी वहाँ पे हम क्या करेंगे, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी को सेट कर देंगे कि हाँ हमें इतने ऑर्डर ही क्या करने हैं, एक साल के अंदर मंगाने हैं। एक एग्जांपल के थ्रू हम इसको समझेंगे कि दो कॉस्ट कौन सी होती है, एक होती है हमारी ऑर्डरिंग कॉस्ट और एक होती है हमारी कैरिंग कॉस्ट। जहाँ पे हमारी ऑर्डरिंग कॉस्ट इक्वल होगी कैरिंग कॉस्ट के, यानी कि जहाँ पे ये दोनों कॉस्ट इक्वल होगी, उसी कॉस्ट पे, उसी पॉइंट पे हमें क्या करना है, उतने ही ऑर्डर एक साल के अंदर मंगाने हैं। Let us take an example where the annual consumption of an item is 12,000 unit costing rupees 1.25 per unit, यानी कि एक एग्जांपल के थ्रू हम समझ रहे हैं कि जहाँ पे एनुअल कॉस्ट जो है हमारी 12,000 यूनिट है, एनुअल कंजम्पशन, जहाँ पे हमारी एनुअल कंजम्पशन 12,000 यूनिट है, एक यूनिट की कॉस्ट है 1.25 और ऑर्डरिंग कॉस्ट आ रही है हमारी कि एक ऑर्डर करने पे जो हमारी कॉस्ट आएगी वो 15 रुपये आएगी, और इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट वो है 20% ऑफ एवरेज इन्वेंट्री, जितनी भी हमारी टोटल एवरेज इन्वेंट्री होगा उसका 20% हमारी कैरिंग कॉस्ट आएगी।
सो बेस्ड ऑन दिस डाटा वी कैन प्रिपेयर द फॉलोइंग टेबल। तो कैरिंग कॉस्ट क्या होती है? कैरिंग कॉस्ट में आती है हमारी वेयर हाउसिंग कॉस्ट आ जाती है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आ जाती है, मेंटेनेंस कॉस्ट आ जाती है। तो ये सारी चीज़ें हमारी आती है कैरिंग कॉस्ट में। ऑर्डरिंग कॉस्ट यानी कि जब भी हम एक ऑर्डर करते हैं पर ऑर्डर जितनी भी हमारी कॉस्ट आएगी उसको हम बोलते हैं ऑर्डरिंग कॉस्ट। तो एक एग्जाम्पल, इस एग्जाम्पल को हम चार्ट के थ्रू समझ रहे हैं कि यहाँ पे जो हमारी कंजम्पशन थी, एनुअल कंजम्पशन थी 12,000, ऑर्डरिंग कॉस्ट आ रही है 15 रुपीज़, कैरिंग कॉस्ट हमारी है 20%। ठीक है, किसकी? एवरेज इन्वेंट्री की 20%। उसके बाद हमारी गिवन है टोटल कॉस्ट। ठीक है, ठीक है। तो ये चार्ट था हमारा, ये चार्ट अच्छे से देख लो। इसमें हमें गिवन है नंबर ऑफ ऑर्डर पर ईयर, यूनिट पर ईयर, वैल्यू पर ऑर्डर, ऑर्डरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट और टोटल कॉस्ट। Inventory carrying cost is based on the average inventory. The above table show that 1200 unit is the ideal size of the order where ordering cost is equal to the carrying cost, that is rupees 150, and the total consumption is minimum rupees 300. तो इस चार्ट में हम देखेंगे कि जहाँ पे हमारी टोटल कॉस्ट कम आ रही है, ठीक है, जहाँ पे हमारी टोटल कॉस्ट कम आ रही है, टोटल कॉस्ट अगर हम फर्स्ट वाले में देखें, जब एक ऑर्डर करते हैं तो हमारी टोटल कॉस्ट आ रही है 1500। ठीक है, और सबसे नीचे अगर हम 13 यूनिट्स को ऑर्डर कर रहे हैं तो हमारी कॉस्ट आ रही है 325 यूनिट। यानी कि जहाँ पे भी हमारी कॉस्ट सबसे कम आएगी हम उतनी क्वांटिटी को ऑर्डर करेंगे। आप देख रहे होंगे 10 यूनिट्स, नंबर ऑफ ऑर्डर पर ईयर में 10 जो ऑर्डर है वो हम करेंगे, जहाँ पे हमारी ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट कितनी है? 150 इक्वल है, और टोटल जो कॉस्ट आ रही है वो 300 आ रही है। तो जहाँ पे हमारी टोटल कॉस्ट मिनिमम होगी उसी पॉइंट ऑफ टाइम पे हम क्या करेंगे? उतने ही ऑर्डर को करेंगे एक साल के अंदर। एग्जाम्पल है EOQ का, यानी कि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का जो हमारा फॉर्मूला है वो है 2 इंटू एनुअल कंजम्पशन मल्टीप्लाई बाय प्रोक्योरमेंट कॉस्ट पर ऑर्डर। कि अगर हम एक ऑर्डर करते हैं तो ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी आती है? वो होती है हमारी प्रोक्योरमेंट कॉस्ट या ऑर्डरिंग कॉस्ट। उसके बाद है डिवाइडेड बाय यूनिट प्राइस, कि एक यूनिट के प्राइस कितने हैं, इनटू में कैरिंग कॉस्ट। तो आपको फॉर्मूला समझ आ गया होगा। अंडर रूट के अंदर फॉर्मूला लिखा हुआ है 2 इंटू एनुअल कंजम्पशन मल्टीप्लाई बाय ऑर्डरिंग कॉस्ट अपॉन में यूनिट प्राइस इनटू में कैरिंग कॉस्ट। तो इस फॉर्मूले के अंदर वो सारी डिटेल डाल दी जो हमने ऊपर पढ़ी थी, कि जो हमारी एनुअल कंजम्पशन है वो 12,000 है, एक ऑर्डर करने की कॉस्ट 15 रुपीज़ है, एक यूनिट की कॉस्ट है 1.25, और जो हमारी कैरिंग कॉस्ट थी वो थी 20% ऑफ एनुअल इन्वेंट्री, एवरेज इन्वेंट्री का 20%। तो ये हमारा फॉर्मूला था, इससे हमारी जो यूनिट आई है वो आई है 1200 यूनिट्स। द मैथमेटिकल कंजम्पशन should be used only as guidelines, and it would be necessary to alter the figure for certain practical considerations. Some of these considerations are as follow. First क्या है? simplification of routine. If the economic order quantity formula indicate that 13 order have to be placed in a year, we may place 12 order, that is once a month. यानी कि हमने ये फॉर्मूला लगाया इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का, हमें ये पता चला कि एक साल के अंदर हमें 13 क्वांटिटी को ऑर्डर करना है। लेकिन अगर हम एक साल के अंदर 13 क्वांटिटी को ऑर्डर करना होगा तो उस साल हम क्या करेंगे? 12 ऑर्डर करेंगे। 12 ऑर्डर करेंगे हर महीने, हर मंथ एक ऑर्डर। ठीक है, सेकंड पॉइंट आता है, ये था हमारा सिंप्लीफिकेशन ऑफ रूटीन, कि हम किस तरीके से अपने ऑर्डर को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 13 ऑर्डर करने की जगह हम 12 ऑर्डर करेंगे, हर एक ऑर्डर में 2-4 क्वांटिटी को एक्स्ट्रा मंगा लेंगे। तो इससे क्या आएगा? हम सिंप्लीफाई कर सकेंगे, अच्छे से अपने ऑर्डर को कर सकेंगे, पर मंथ एक ऑर्डर कर सकेंगे। एक साल में 13 ऑर्डर कैसे करेंगे हम? सेकंड हमारा पॉइंट है ऑर्डरिंग इन पैकेज साइज। मैनी गुड्स आर पैक्ड इन यूनिट ऑफ 1 ग्रोस, यानी कि बहुत सारे पैकेट जो एक ग्रोस के अंदर क्या होते हैं? पैक होते हैं। तो इफ़ आवर फिगर शोज अ क्वांटिटी ऑफ 11.2 डजन्स, ठीक है, 11.5 डजन्स, इट शुड बी चेंज टू 12 डजन। यानी कि सपोज करो हमने इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का यूज़ किया हमें ये देखने के लिए कि कितने डजन को हमें ऑर्डर करना है। तो हमारा आया कि 11.5 दर्जन जो है वो हमें ऑर्डर करना है। तो 11.5 दर्जन को किस तरीके से ऑर्डर करेंगे? तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम टोटल जो है वो 12 डजन्स को ऑर्डर करेंगे। उसके बाद आता है हमारे इकोनॉमिकल फ्रेट रेट। इकोनॉमिकल फ्रेट रेट कहता है कि इफ़ द मैथमेटिकल फिगर गिव 9/10 ऑफ अ लॉरी लोड,
or 9/10 of a rail wagon loads. It is better to increase the quantity to have one full lorry load uh, or one full wagon loads. This would be cheaper because the full wagon load rate would be lower than taking the material as small. यानी कि जब भी हम फ्रेट रेट की बात करते हैं, जब भी हम गुड्स को ऑर्डर कर रहे हैं तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगती है. अब ये होती है कि आपने कितने लोड लेना है. ठीक है, रेल वैगन लोड के हिसाब से होती है. तो अगर हम फुल जो है वैगन को लोड करा लेंगे तो हमारी कॉस्ट कम आएगी. अगर हम आधा जो वैगन है रेल वैगन को लोड कराएंगे तो कॉस्ट जो है वो ज़्यादा आएगी. तो हम चीपर सोर्स फाइंड आउट करेंगे. हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे, इन्वेंट्री को लोड करा लेंगे ताकि हमारा जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो कम आए. ये था हमारे इकोनॉमिकल फ्रेट रेट. उसके बाद आता है फॉर पेरिशेबल आइटम. ऐसी आइटम है जो क्या है, पेरिशेबल इन नेचर है, जिसकी सेल्फ लाइफ क्या है, बहुत ही कम है. तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी शुड बी मच लेस देन द थ्योरेटिकल फिगर एंड शुड बी बेस्ड ऑन प्रैक्टिकल कंसिडरेशन. यानी कि हमारी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कुछ ज़्यादा ही आ गई. हम क्या करेंगे, हम कम से कम पेरिशेबल गुड्स को क्या करेंगे, ऑर्डर करेंगे. जितने ज़्यादा पेरिशेबल गुड्स को ऑर्डर करेंगे, हो सकता है उनकी ख़राब होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि गुड्स का नेचर भी देखा जाएगा कि गुड्स किस तरीके के नेचर के हैं. ठीक है, यहाँ पे इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी को कंसीडर ना करके, थ्योरेटिकल फिगर को कंसीडर ना करके हम प्रैक्टिकल कंसिडरेशन पे ध्यान देंगे कि गुड्स का नेचर किस तरीके का है, हमारी जो फ्रेट रेट है वो कितना आ रहा है. या फिर सिंप्लीफिकेशन पे ध्यान देंगे कि 13 ऑर्डर करने की जगह हम 12 कर लेते हैं ऑर्डर. हर महीने एक ऑर्डर जो है वो ईजिली कर पाएंगे. फॉर आर्टिकल ऑफ अ सीजनल नेचर कुछ ऐसे गुड्स होते हैं जो सीजन वाइज मिलते हैं. such as cotton or groundnut or sugar cane bulk purchase during the season will be cheaper than purchase based on economic order quantity. यानी कि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के अकॉर्डिंग हमें ये पता चला कि हमें 12 क्वांटिटी करनी है. हर महीने हम एक ऑर्डर करेंगे तो जो हमारे कुछ आइटम ऐसी होती है जो सीजनल वाइज होते हैं, अगर हम उनको सीजन में ऑर्डर करते हैं तो हमारी कॉस्ट कम आती है. लेकिन अगर हम बिना सीजन के उनको ऑर्डर करेंगे तो हमारी कॉस्ट बहुत ज़्यादा आएगी. तो इस बेटर कि उसी समय इन गुड्स को ऑर्डर कर लो जब इनका सीज़न है, क्योंकि कॉस्ट कम आएगी तभी तो हमें फाइनल प्रोडक्ट जो है वो कम प्राइस का मिलेगा. जो फाइनल प्रोडक्ट कम प्राइस का होगा तो हमारे कॉम्पिटिटर के साथ कॉम्पीट कर सकेगा मार्केट में. तो सीजनल आर्टिकल के केस में यही होता है कि जब पर्टिकुलर गुड्स का सीज़न है तो उस समय ख़रीद लो, क्योंकि वो चीपर पड़ेगा, ना कि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के बेस पे ध्यान दो. इन सर्टेन केसेस कंसिडरेबल डिस्काउंट विल बी अवेलेबल फॉर बल्क परचेजेस. This should be compared to the saving as a result of the application of EOQ formula and a decision should be taken based on which is cheaper. यानी कि इसमें कहा गया है कि सपोज करो अगर हम बल्क क्वांटिटी में गुड्स को खरीदते हैं, परचेज करते हैं, तो हमारा जो प्राइस है वो कम पड़ेगा, क्योंकि हमें बल्क में ख़रीदने पे डिस्काउंट मिलता है. तो अगर हम उसको देखें, डिस्काउंट को कंसीडर करें, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स जो अमाउंट है वो सेव कर पाएंगे. जब हमारी कॉस्ट सेव होएगी तो प्राइस भी कम आएगा और कॉम्पिटिटिव प्राइस बनेगा. इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी को हम ना ध्यान में रखते हुए उस समय हम किस पे ध्यान रखेंगे, अपनी सेविंग्स पे ध्यान रखेंगे, प्राइसेस पे ध्यान रखेंगे. इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कांट बी सक्सेसफुली अप्लाई इन द केस ऑफ इम्पोर्ट. जब भी हम गुड्स को इम्पोर्ट कर रहे हैं उस समय भी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी पे कंसीडर नहीं किया जाता. क्यों? विद इट्स अटेंडेड प्रॉब्लम ऑफ ऑब्टेनिंग इम्पोर्टेंस, अनसर्टेनिटी, लीड टाइम एक्सेट्रा. तो ये कुछ पॉइंट थे जो बेसिकली किस चीज़ से रिलेट कर रहे थे, किसका कॉन्सेप्ट था, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का, कि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी को कब कंसीडर किया जाता है और कब कंसीडर नहीं किया जाता. सिंप्लीफिकेशन ऑफ रूट हमने पढ़ा. सिंप्लीफिकेशन ऑफ रूट में हमने ये एग्जांपल लिया कि अगर 13 ऑर्डर है एक साल के अंदर तो 12 ऑर्डर कर लो. 12 ऑर्डर करोगे तो हर महीने आप एक ऑर्डर कर पाओगे, जो कि बहुत ही ईजी पड़ेगा. सेकंड हमारा ये था ऑर्डरिंग इन पैकेजिंग साइज़. अगर पैकेज साइज जो है वो 11.5 दर्जन पड़ रहा है तो ओवरऑल जो है वो क्या कर लो, 12 दर्जन कर लो. इकोनॉमिक फ्रेट रेट अगर हम फ्रेट रेट क्या होता है, अगर हम पूरी रेल वैगन लोड लेते हैं, ठीक है, तो हमारी जो कॉस्ट है फ्रेट रेट है वो कम पड़ेंगे. अगर हम स्मॉलर अमाउंट जो है वो क्या करेंगे, ट्रांसपोर्ट करेंगे, तो कॉस्ट ज़्यादा आएगी. पेरिशेबल आइटम, अगर गुड्स पेरिशेबल नेचर के तो हम कम से कम गुड्स को ऑर्डर करेंगे. ठीक है. और सेकंड था उसके बाद हमारा फिफ्थ पॉइंट सीजनल नेचर. अगर गुड्स सीजनल नेचर की हैं तो सीज़न होता है तो हमारे गुड्स जो वो चीपर होते हैं एज़ कम्पेयर टू नॉन सीजनल नेचर. जब सीज़न नहीं होता है तो वो हमें बहुत कॉस्टली पड़ते हैं जिसका कोई बेनिफिट नहीं है. तो इससे बढ़िया कि सीज़न में ही उसको स्टॉक करके रख लो.
उसके बाद था डिस्काउंट, क्योंकि अगर हम बल्क में परचेज करेंगे तो डिस्काउंट मिलेगा, तो बेटर है कि क्या करो, सेविंग पे ध्यान दो इंस्टेड ऑफ पेइंग अटेंशन ऑन EOQ फॉर्मूला। उसके बाद है EOQ फॉर्मूला क्या बताते हैं कि जब हमें गुड्स को इंपोर्ट करना है तो वहाँ पे EOQ फॉर्मूला कंसिडर नहीं किया जाता, क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि इंपोर्ट लाइसेंस की रिक्वायरमेंट होती है। लीड टाइम भी देखा जाता है कि लीड टाइम कितना लगेगा गुड्स को ऑर्डर करने में। तो ये था हमारा रीऑर्डर क्वांटिटी क्या होती है, रीऑर्डर लेवल क्या होता है, किस लेवल पे हमें गुड्स को रीऑर्डर करना होता है। उसमें हमने लेवल वाले केस में हमने पढ़ा था पीरियोडिक रिव्यू सिस्टम और परपेचुअल रिव्यू सिस्टम। पीरियोडिक रिव्यू सिस्टम को हम क्यू सिस्टम के नाम से जानते हैं, परपेचुअल रिव्यू सिस्टम को हम पी सिस्टम के नाम से जानते हैं। सेकंड हमने पढ़ा था रीऑर्डर क्वांटिटी की कितने ऑर्डर जो हमें कितनी क्वांटिटी को रीऑर्डर करना है। इसमें हमने दो चीज़ों को ध्यान में रखा है। इसमें हमने किस चीज़ के बारे में पढ़ा, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी की। इस फॉर्मूले का यूज़ करके हम पता लगाएंगे कि कितनी क्वांटिटी हमें ऑर्डर करनी है। लेकिन कुछ ऐसे कंडीशंस है, कुछ ऐसे प्लेस है जहाँ पे इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी जो है वो काम नहीं करता, वो चीज़ हमने पढ़ ली है। उसके बाद था अदर टेक्निक। अदर टेक्निक में क्या होता है, हैविंग फिक्स द रीऑर्डर लेवल एंड द रीऑर्डर क्वांटिटी, इट इज़ ऑल्सो कंसिडरेबल prudent to fix the maximum and the minimum stock level for each item of inventory and also work out the inventory turnover rate based on the average inventory. This helps the organization to exercise better control over inventory and assess the degree of efficiency with which the inventory have been managed. तो अदर टेक्निक में हमें यही बताया गया है कि हमने रीऑर्डर लेवल के बारे में पढ़ लिया कि किस लेवल पे हमने गुड्स को रीऑर्डर करना है और कितनी क्वांटिटी में करना है। अब हमें ये देखना है कि मैक्सिमम हमारे पास कितना स्टॉक होना चाहिए और मिनिमम कितना स्टॉक होना चाहिए। यानी कि जब हमें मैक्सिमम इतना स्टॉक होना चाहिए, सपोज करो हम एग्जांपल लेते हैं कि 20,000 जो है मैक्सिमम, ज़्यादा से ज़्यादा हमें 20,000 होना चाहिए, इससे ज़्यादा हमारे पास स्टॉक नहीं होना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा स्टॉक अगर हम करते हैं तो इसमें इन्वेंट्री कॉस्ट भी ज़्यादा आती है, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आती है, वेयर हाउसिंग कॉस्ट आती है। जहाँ पे हम गुड्स को स्टोर करेंगे तो वहाँ पे वेयर हाउसिंग कॉस्ट भी आएगी कि नहीं आएगी, इन्वेंट्री कॉस्ट, यानी कि गुड्स को ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम स्टॉक में रखेंगे तो हमारा पैसा भी तो ब्लॉक होगा वहाँ पे, और उस गुड्स को लाने के लिए हमारी जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो भी आएगी। तो मैक्सिमम स्टॉक कितना होना चाहिए और मिनिमम स्टॉक कितना होना चाहिए। अगर कम से कम इतना स्टॉक तो हमारे वेयर हाउसिंग में हमारी इन्वेंट्री होनी ही चाहिए कम से कम, यानी कि कभी हमें ऑर्डर आ गया तो हम फुलफ़िल कर सकें। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल स्टॉक ख़त्म हो गया तब हम ऑर्डर कर रहे हैं स्टॉक को, नहीं। एक मिनिमम लेवल सेट होना चाहिए और एक मैक्सिमम लेवल सेटअप होना चाहिए। मैक्सिमम लेवल क्या होता है, इट रिप्रेजेंट द मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ ईच आइटम दैट शुड बी हेल्ड in stock at any point of time. It is greater influenced by the reorder quantity of the item. If the quantity order at a time is high, this level will also be high. यानी कि ज़्यादा क्वांटिटी मंगवा ली तो हमारा जो इन्वेंट्री लेवल है वो मैक्सिमम लेवल वो बढ़ जाएगा। एंड इफ़ द क्वांटिटी ऑर्डर इज स्मॉल, दिस लेवल विल ऑल्सो बी लो। द फॉर्मूला फॉर फिक्सिंग द मैक्सिमम लेवल, कि मैक्सिमम लेवल होना कितना चाहिए ये किस तरीके से डिसाइड किया जाएगा, रीऑर्डर क्वांटिटी प्लस रीऑर्डर लेवल के तौर पे। रीऑर्डर क्वांटिटी कितनी है प्लस रीऑर्डर लेवल कितना है, माइनस मिनिमम कंजम्पशन इनटू मिनिमम लीड टाइम, कि मिनिमम तो इतना हम कंज्यूम कर ही लेते हैं एक पीरियड ऑफ टाइम में, और मिनिमम लीड टाइम हम देखते हैं कि सपोज करो ऑर्डर हमने आज किया और उस ऑर्डर को आने में टाइम लगता है, उस समय भी तो हमें उस इन्वेंट्री को यूज़ करके ही तो डिमांड को पूरा करना है, उस इन्वेंट्री को यूज़ करके ही तो प्रोडक्शन को करना है। तो मिनिमम कंजम्पशन कितनी होती है प्लस मिनिमम लीड टाइम कितना है, मल्टीप्लाई मिनिमम लेवल। मैक्सिमम लेवल का हमें पता चल गया कि मैक्सिमम लेवल किस तरीके से सेट करना है, क्या फॉर्मूला है जो यूज़ करना है जानने के लिए मैक्सिमम लेवल को। अब देखते हैं मिनिमम लेवल की। दिस मे बी ज़ीरो और इट मे बी द क्वांटिटी ऑफ बफर स्टॉक दैट वी विल रिक्वायर। मिनिमम लेवल या तो ज़ीरो होगा या फिर कुछ ना कुछ क्वांटिटी होगी जो हम रखते हैं। ज़ीरो तो कोई भी नहीं रखता, ये बात तो ध्यान रखने की है कि मिनिमम लेवल में ज़ीरो लेवल कोई भी नहीं रखता। The following formula is normally used for fixing this level. Reorder level, ठीक है, माइनस नॉर्मल कंजम्पशन इनटू में नॉर्मल लीड टाइम। नॉर्मली कितना कंज्यूम किया जाता है और नॉर्मल लीड टाइम, लेकिन ऊपर वाला जो फॉर्मूला था वो था रीऑर्डर क्वांटिटी प्लस रीऑर्डर लेवल माइनस मिनिमम कंजम्पशन मल्टीप्लाई मिनिमम लीड टाइम। मिनिमम लेवल में रीऑर्डर लेवल माइनस नॉर्मल कंजम्पशन इनटू में नॉर्मल लीड टाइम। ये था हमारा मिनिमम लेवल और मैक्सिमम लेवल के बारे में बात। अब हम करते हैं इन्वेंट्री टर्नओवर रेट की। द इन्वेंट्री टर्नओवर रेट दैट इज मटेरियल
Sale volume to average inventory is the measure frequency used for assessing the efficiency with which the inventory have been the managed and to check how far it is within the limits. It is a relationship between the annual consumption of material and the average inventory held and is calculated as follow. तो हमारा इन्वेंट्री टर्नओवर रेट होता क्या है? इन्वेंट्री टर्नओवर रेट क्या होता है? रिलेशनशिप बिटवीन द एनुअल कंजम्पशन ऑफ अ मटेरियल, कि एनुअली हर साल कितना गुड्स जो है वो कंज्यूम कर लिया जाता है, एनुअल सेल कितनी होती है बेसिकली, एंड द एवरेज इन्वेंट्री हेल्ड एंड इज कैलकुलेटेड एज फॉलो। यानी कि इसका फॉर्मूला ये है, फॉर मटेरियल की अगर हम बात करें तो मटेरियल का फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ एवरेज स्टॉक ऑफ मटेरियल। फिनिश गुड्स का फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन में कॉस्ट ऑफ एवरेज स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। हायर द रेट बेटर इट इज बिकॉज एनी इंक्रीज इन द इन्वेंट्री टर्नओवर रेट save the firm from the cost of carrying the inventory. But one should be aware that inventory turnover rate differ from industry to industry. It is usually high in case of fast moving item and low in case of slow moving item. Hence it is better to compare it with the industry norm so as to assess the efficient level करेक्टली। तो यही होता है हमारा इन्वेंट्री टर्नओवर रेट, मटेरियल के बेसिस पे और फिक्स फिनिश गुड्स के बेसिस पे किस तरीके से हम इन्वेंट्री टर्नओवर रेट को निकालते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको ये जो टेक्निक्स थी इन्वेंट्री कंट्रोल की वो अच्छे से समझ आई हो, जिसके अंदर आज हमने क्या पढ़ा है, रीऑर्डर क्वांटिटी, रीऑर्डर लेवल के बारे में। रीऑर्डर क्वांटिटी में हमने इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के बारे में पढ़ा। रीऑर्डर लेवल में हमने रीऑर्डर लेवल क्या होता है, कितनी क्वांटिटी को हमने ऑर्डर करना चाहिए, यानी कि परपेचुअल रिव्यू सिस्टम, परपेचुअल रिव्यू सिस्टम जो कि हमारा पी सिस्टम था, और पीरियडिक रिव्यू सिस्टम जो हमारा क्यू सिस्टम था, उसके बारे में पढ़ा। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कहाँ कहाँ काम नहीं करता उसके बारे में पढ़ा। उसके बाद हमने पढ़ा अदर टेक्निक में मैक्सिमम लेवल क्या होता है, मिनिमम लेवल क्या होता है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेट क्या होता है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और ये कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर कहीं पे डाउट है या फिर मैंने कहीं पे कोई अच्छे से पॉइंट समझाया नहीं है तो आप उसके बारे में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर लिखिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।